जय श्री राम आदरणीय मित्रों, कैसे हैं आप। आशा है कि आप स्वस्थ हैं, सानंद हैं और हमारे कार्यक्रमों से लाभान्वित हो रहे हैं बराबर। मित्रों, एक बार फिर से आपकी सेवा में हम उपस्थित हैं। मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश, अंक ज्योतिषी और अंग ज्योतिषी, जयपुर राजस्थान से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और वंदन करता हूं। मित्रों, हमारा प्रयास ये है कि हमारी अंक ज्योतिष के माध्यम से आप अधिकाधिक रूप में इससे परिचित हो सकें, इससे लाभ उठा सकें। ऐसा सिर्फ आप अपने निजी जीवन में ही न कर पाएं, बल्कि निजी जीवन के साथ साथ आप सार्वजनिक जीवन में भी हमारी अंक ज्योतिष से, हमारी अंक ज्योतिषी भविष्यवाणी और ज्ञान से अपना लाभ उठा सके, अपने आप को लाभान्वित कर सकें। ये हमारा प्रयास है। हम पिछले कुछ दिनों से अंक ज्योतिष के एक बहुत बड़े भाग, नामांक और नाम के बारे में बातें कर रहे हैं। आज हम उस क्रम को रोककर एक दूसरी बात करने आए हैं। हम समय समय पर राजनीतिक और फिल्मी भविष्यवाणियां भी करते रहेंगे, खेल संबंधी भविष्यवाणियां भी करते रहेंगे, विज्ञान के साथ साथ उद्योग और प्रौद्योगिकी, यानी कि लगभग सभी क्षेत्रों के बारे में भविष्यवाणियां करते आ रहे हैं, करते रहेंगे। अब यहाँ आज हम बात लेने जा रहे हैं, वो है देश की राजनीति से संबंधित। लेकिन देश की राजनीति से संबंधित बात करें उससे पहले हम आपसे संबंधित एक बात कर लेते हैं, और वो ये कि देखिए, अगर अभी भी आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। उसका सीधा सा कारण ये है कि एक तो हमने ये प्रावधान किया हुआ है कि अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब किए हुए हैं तो ही आप यहाँ अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, टिप्पणी कर सकते हैं, अपनी राय भी दे सकते हैं। तो आपको क्या करना है, तुरंत अभी हाथ का हाथ हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करना है, बड़ी कृपा होगी। इसके अलावा एक और जो आवश्यक बात है वो आपको बताते चलें। वो आवश्यक बात हम वीडियो के शुरू में और अंत में दोनों बार बताते हैं, याद दिलाते हैं आपको कि देखिए, हर महीने का जो अंतिम रविवार है उस रविवार के लाइव में हम आपके प्रश्नों का जवाब देंगे, और वो भी निःशुल्क। हाँ, अब तो हमें पता चल गया है कि अर्चना जी आई हैं, मनीषा चौहान जी की आईडी से। धन्यवाद, स्वागत, जय श्री राम अर्चना जी। तो ये जो चीज है ना कि भाई आपकी भी जिज्ञासाएं हैं, प्रश्न हैं, तो वैसे तो देखिए हम पूर्णतः व्यावसायिक रूप में ये कार्य करते हैं, और ये कार्य करते हुए हमें व्यावसायिक रूप में 32 वर्ष हो गए हैं। 32 वर्ष। संजय सिंह जी, जय श्री राम, आनंद करें। लेकिन क्या होता है कि हमने भी सोचा कि चलो हम अपनी मर्यादा में जितना आपको निःशुल्क सहयोग कर सके, मर्यादा में। वो मर्यादा क्या है कि आप उस कार्यक्रम में क्या करेंगे, सिर्फ इतना करेंगे कि एक प्रश्न करेंगे, और वो भी अपने बारे में, और वो भी संक्षिप्त यानी छोटा। ज्यादा लंबे और विस्तृत विश्लेषण वाले प्रश्न यहाँ लेने संभव होंगे नहीं। मुकेश कुमार सोलंकी, आप पिछली बार भी आए थे, तब भी आपसे कहा था कि निजी प्रश्न यहाँ नहीं लिए जाएंगे। अभी निजी प्रश्नों की अगर आपको बात करनी है तो आपको बताया भी है कि प्रत्येक महीने का अंतिम रविवार आप उसमें आइए, और उसमें आने के बाद वहां प्रश्न रखिए, वहां आपके इस प्रश्न का अवश्य जवाब दिया जाएगा मुकेश जी, है ना। रविवार जो होता है हर महीने का अंतिम, उसके अलावा हम इस तरीके के प्रश्न के लिए आपसे सभी से क्षमा चाहते हैं। बाकी दिनों में आप अपनी राय वीडियो और विषय के बारे में रखिए, और आप अपने साथ साथ अपने मित्रों, परिजनों, संबंधियों, शुभचिंतकों को भी बता दीजिए कि भाई इस चैनल पर प्रत्येक महीने के अंतिम रविवार को क्या होता है, निःशुल्क परामर्श दिया जाता है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, प्रश्न आपके अपने बारे में हो,
किसी और के बारे में बिल्कुल नहीं, और झूठ बोलकर भी प्रश्न मत कीजिएगा, क्योंकि डॉक्टर और ज्योतिषी से झूठ बोलकर कभी भी परामर्श और दवा नहीं लेनी चाहिए। आप अगर झूठ भी बोल देंगे ये मेरा ही प्रश्न है और प्रश्न किसी और का होगा, तो ध्यान रखिएगा, इस झूठ से जो धोखा पैदा होता है वो उस व्यक्ति का लाभ करे न करे, उसे हानि जरूर पहुंचाएगा। इसलिए ज्योतिषी और डॉक्टर से कभी झूठ बोलकर परामर्श और इलाज नहीं लेना चाहिए। तो प्रश्न आपके अपने बारे में होना चाहिए, सटीक होना चाहिए, संक्षिप्त, ये नहीं कि मेरे भविष्य के बारे में बताइए, ऐसे कोई प्रश्न नहीं लिए जाएंगे। स्पष्ट कहिए, जैसे मुकेश सोलंकी जी ने कहा है कि भाई गुरुजी मेरा ये जन्म का विवरण है, मेरा मकान कब तक बने, ये बिल्कुल सटीक प्रश्न। इस तरीके के प्रश्नों की हम बात करेंगे। तो मित्रों चलिए आइए आज के विषय को वैसे तो छू लिया है, लेकिन अब इस पर आगे बढ़ते हैं। मित्रों, ये लोकसभा चुनाव जब 16 मार्च को घोषित हुए, अधिसूचना जारी हुई, तब से इस देश में राजनीतिक उठापटक बहुत बड़ी हो रही है। ऐसे ऐसे घटनाक्रम हो रहे हैं कि जिन्हें देखकर लगता है कि इस देश की राजनीति में होने क्या वाला है। ऐसा कोई बहुत बड़ा बवंडर तूफान आने वाला है क्या, जो इसके छोटे छोटे नमूने दिख रहे हैं। चूंकि हम राजनीतिक विश्लेषक और परामर्शदाता भी हैं, तो हमें इस नजरिए से थोड़ा व्यापक भाव से दिखता है कि क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। हमारा ज्योतिषी जो भविष्यवाणियां करता है, उन भविष्यवाणियों को भी वहां मैच करें तो लगता है कि हाँ। अच्छा, अब देखिए बात किसकी कर रहे हैं हम, भारतीय राजनीति में उठापटक की। मित्रों, इस देश में से, इस देश के आम जीवन में से अगर राजनीति, धर्म, क्रिकेट और फिल्म, ये चार निकाल दिए जाएं तो कुछ नहीं बचेगा, मोटे तौर पर सब कुछ निकल जाएगा। ये चार ऐसे पाये हैं जो इस देश के आम जीवन को, जन जीवन को अपने कंधों पर उठाए हुए हैं। मानवेंद्र जी, आपका हार्दिक स्वागत है, बने रहिए हमारे साथ में। और हमारे सभी दर्शक मित्रों को हम ये बताना चाहेंगे कि मानवेंद्र जी स्वयं एक अच्छे अंक ज्योतिषी हैं और साथ ही साथ वास्तु, विशेषकर अयादी वास्तु के विशेषज्ञ हैं, मर्मज्ञ हैं। तो अगर आपको कभी भी अयादी वास्तु या वास्तु की सम्यक जानकारी लेनी हो, मार्गदर्शन लेना हो, परामर्श लेना हो व्यावसायिक रूप से, तो आप मानवेंद्र जी से संपर्क कर सकते हैं। जय श्री राम मानवेंद्र जी। वास्तव में अगर इस देश में से फिल्में यानी पिक्चरें, राजनीति, धर्म और क्रिकेट, इन्हें निकाल दीजिए, आप एक बार कल्पना करके देखिए, अभी ये लाइव देखते देखते ही कल्पना कीजिए, नहीं तो इसके बाद करके देखिएगा, देश में ऐसा लगेगा लगभग सब कुछ निकल गया, कुछ नहीं बचा। और विशेषकर क्या होता है कि फिल्में सबसे अंत में, उसके ऊपर मान लीजिए आप कि धर्म है, और दूसरे पायदान पर जो है वो क्या है, क्रिकेट है, और पहले पायदान पर राजनीति है। अब राजनीति की देखिए जब हम बात करते हैं ना, तो ये ध्यान रखिए हम किसी पार्टी विशेष, किसी दल विशेष की राजनीति की बात नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं समग्र राजनीति की बात। और समग्र राजनीति का मतलब क्या होता है, देश भर की राजनीति, सभी प्रदेशों, सभी केंद्र शासित प्रदेशों की राजनीति, सभी दलों की राजनीति, सभी सरकारों की राजनीति, समग्र राजनीतिक परिवेश। अब देखिए, हमारा देश जो है, इसकी स्वाधीनता मानी जाती है 15 अगस्त 1947 से। को नहीं, से। को का मतलब तो यहां, और से का मतलब यहां से आरंभ होती है, आगे क्रम चल रहा है, सिलसिला चल रहा है, से। ठीक है, हाँ, हम ये कह सकते हैं हमें स्वाधीनता मिली 15 अगस्त 1947 को, वो ठीक है। लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं ने, बल्कि यूं कहें संविधान लेखकों ने, क्योंकि संविधान कोई रबड़ी तो थी नहीं, रसगुल्ला तो था नहीं, कोई लकड़ी का बॉक्स तो नहीं था कि भाई वो उन्होंने बनाया, ठीक है, लेकिन मोटे तौर पर भावनात्मक रूप से हाँ संविधान निर्माता, चलो ठीक है, ओके, बात गई।
तो संविधान बनाने वालों ने क्या किया, संविधान की प्रस्तावना यानी आरंभ में ही एक बात डाल दी, और वही इस देश की बर्बादी जो हो रही है बराबर उसका एक कारण है, बर्बादी। मित्रों, हमारे यहाँ स्लिप ऑफ टंग या स्लिप ऑफ पेन नहीं होता है। अपवाद को छोड़ दे तो हमारे यहाँ जबान फिसलती नहीं है। कोई फंबल आ जाए बात दूसरी है, वाक्यात्मक, भावनात्मक, तकनीकी रूप से नहीं। हम बड़ी जिम्मेदारी से कह रहे हैं, जो देश बर्बाद हो रहा है पिछले 75 साल हो गए, 76वां हो गया, 77वां चल रहा है बहुत मामलों में। अब आप कहेंगे हमारे देश ने तो बहुत उन्नति की, तो फिर सोचिए हम जिन मुद्दों पर, जिन विषयों पर कह रहे हैं बर्बाद हुए, अगर वहां भी ठीक हो जाता तो सोचिए कितनी प्रगति कर लेता देश, कितनी ज्यादा, है ना। यूं समझिए कि क्रिकेट टीम है, उसके सिर्फ 4 खिलाड़ी खेल रहे हैं, वो जीत पर जीत पर जीत पर जीतती जा रही है। तो सोचिए शेष अगर 7 खिलाड़ी भी खेल रहे होते अच्छा, और 11 के 11 अच्छे खेल रहे होते, तो कितनी बड़ी बड़ी जीत मिलती, है ना। वही बात है। तो वो क्या बात है जो संविधान लेखकों ने लिख दी, बनाने वालों ने, क्या है वो, इंडिया दैट इज भारत। इंडिया दैट इज, इंडिया कौन, जो भारत है। और हमारे यहां जो नाम स्वीकृत कर दिया गया वो इंडिया कर दिया गया। ये बड़ा अजूबा है पूरी दुनिया में, बड़ा अजूबा, कि जब किसी देश के अपने संविधान में उसके नाम का अनुवाद दिया हुआ हो। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को हिंदी में संयुक्त राज्य अमेरिका बोलते हैं, वो तो भाषात्मक अनुवाद है, रूपात्मक अनुवाद नहीं है वो। लेकिन हमारे यहाँ तो संविधान बनाने वालों ने वहां इंडिया दैट इज भारत कहकर रूपात्मक अनुवाद कर दिया, इंडिया, भारत। इंडिया कौन सा, जो भारत है। तो अब यहाँ 2 नाम लागू हो गए, 2 नाम लागू हो गए तो अंक ज्योतिष के अनुसार क्या करना पड़ेगा, दोनों नामों का नामांक निकालना पड़ेगा, दोनों नामों का। चलिए भारत की बात कर लेते हैं। तो भारत का नामांक आता है 6, और इंडिया की बात करें तो इंडिया का नामांक आता है 3। अब मुसीबत क्या है, मुसीबत ये है कि इंडिया के उच्चारण में राशि का जो अक्षर है वो स्वर है, ई स्वर है। भारत में जो भ आ रहा है वो है व्यंजन, प वर्ग का व्यंजन, और वो भी चौथा यानी भारी, प फ ब भ, प फ ब भ, चौथा भारी। इंडिया का ई है हल्का। भैया अब तो आप हमारे साथ इतने लाइव में रहे हैं नामांक वाले में, तो समझ रहे हैं ना बात को। चौथा भारी और इंडिया का ई हल्का, राशि बदल गई। एक और है, अंकों में आ जाएं तो इंडिया का अंक 3 है, भारत का 6 है। इंडिया का 3 भारत के 6 का मित्र है, लेकिन भारत का 6 इंडिया के 3 का घोर विरोधी है, 2 माइनस। अब कोढ़ में खाज, इस मुहावरे का अर्थ समझते हैं ना आप। कोढ़ यानी पहले से एक बड़ा संकट है, उसमें खाज और हो जाए, यानी संकट में वृद्धि, मुसीबत में वृद्धि, बुरी बात में वृद्धि। जिसको कोढ़ है वो खाज करेगा तो क्या होगा, घाव हो जाएंगे, खून बहेगा, यानी संकट में वृद्धि कैसे हो गई। भारत की स्वाधीनता का मूलांक भी 6 है, 15 अगस्त का 15 कितना बना, 6। और भारत जो है उसके, अगर हम इंडिया के अंक की बात करें तो इंडिया के 3 का फिर वही संबंध है जो भारत के 6 के साथ है, यानी 1 प्लस 2 माइनस। अब इस कोड में खाज में एक और खाज हो गई। आप कहेंगे भाई अब क्या हो गया, अब ये हो गया कि भारत की स्वाधीनता का जो दिन है वो शुक्रवार है, और उसका अंक भी 6। अब वो 6, भारत का 6, 15 का 6, ये तीनों 6 हैं, और इंडिया का 3, वो 3, इन तीनों 6 के साथ मित्र बनाता युति, ठीक है, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 3 प्लस।
लेकिन ये तीनों 6 उसके साथ 2 माइनस 2 माइनस 2 माने 6 माइनस का योग बना रहे हैं। तो पहले तो यही बेड़ा गर्क हो गया। उसके बाद चलिए आइए बात करते हैं। तो भारत की स्वाधीनता की दिनांक 15 अगस्त 1947 का भाग्यांक बनता है 8। वो 8 इंडिया के 3 के साथ मित्रता बनाता है, इंडिया का 3 भी उसके साथ मित्रता बनाता है, लेकिन उस 8 के साथ में भारत का 6, 15 का 6 और शुक्रवार का 6 तीनों भ्रष्ट युति बनाते हैं, शुक्र भ्रष्ट करते हैं। इसीलिए आजादी से लेकर अब तक हमारे देश में आर्थिक घोटालों, घपलों और बवंडरों का राज रहा है, वर्चस्व रहा है। सरकार में बैठे लोगों ने किए हैं, खूब किए। सरकारों में बैठे लोगों ने झोला भर भर कर भ्रष्टाचार किया है, घोटाले किए, घपले किए हैं, आर्थिक कदाचार किया है। अफसरों ने खूब किया है, आईएएस लॉबी ने, दूसरी लॉबियों ने, सब ने किया है। पत्रकारों ने किया है, डॉक्टरों ने किया है, व्यापारियों ने किया है, उद्योगपतियों ने किया है, रक्षा बलों में तक हुआ है, पुलिस में और दूसरे रक्षा बलों तक में हुआ है। और अगर कभी कोई ये नहीं कर पाए तो नए नए जासूस पैदा हुए जिन्होंने पैसे के बदले में देश की सूचनाएं बेच दी। और ये सब भी कभी नहीं हुआ तो एक दौर ऐसा है जिसमें बड़े बड़े घोटालेबाज पनपे, चाहे वो हरिदास मूंदड़ा जीप कांड हुआ था, तब मेनन को विदेश मंत्री पद से नेहरू को हटाना पड़ा। मेनन जब हुआ करते थे उस समय, हमें सही याद है तो शायद वो विदेश मंत्री थे या रक्षा मंत्री थे, लेकिन हरिदास मूंदड़ा। और उसके बाद में और भी घोटाले हुए, लेकिन दो की बात करना, एक तो हर्षद मेहता का घोटाला हुआ, उसके अलावा अब्दुल करीम तेलगी का हुआ, और इन सब के अलावा कंपनियों के घोटाले तो खूब हुए। कंपनियों ने जो किए, चाहे जेट एयरवेज हो, चाहे ये सहारा हो, उससे पहले भी बहुत हुए। ये सब किसकी करामात है? स्वाधीनता के भाग्यांक 8 की, बाकी सब जो है उनके साथ भारत का 6, 15 का 6 और उसके बाद में शुक्रवार का 6। ये आर्थिक कदाचार को जन्म। अरे भाई, हमारे यहाँ तो एक प्रधानमंत्री जी ऐसे भी हुए हैं कि जिन्हें सांसदों को रिश्वत देने के कांड के चक्कर में पद पर रहते हुए सुप्रीम कोर्ट में खड़ा होना पड़ा कटघरे में। ये बड़ी ही अलग बात, ऐसे जैसे हुआ ही नहीं करता, ऐसा वो भी हुआ है। फिर हमारे यहाँ एक प्रधानमंत्री जी ऐसे थे जिनके साथ ऐसा हुआ था। 5 साल उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा के खरीद कर रखे हुए सांसदों से जैसे तैसे करके सरकार चलाई। और उन्हीं के नाम ये है कि जब हर्षद मेहता ने स्पष्ट कहा कि मैंने इतना करोड़ रुपया उन्हें दिया, ये आर्थिक घोटाले, ये किसका दोष कहां से पैदा हुआ? ये 8 और 6। अब यहां एक और गड़बड़ हो गई। 15 अगस्त, अगस्त का महीना, अगस्त के महीने में क्या होता है? अंक क्या होता है? 8। ये 8 फिर वही 3, 6 के साथ शुक्र भ्रष्ट कर रहा है। राहत क्या मिली 1947। अब हम आज बात कर रहे हैं तो वर्ष क्या चल रहा है? 77वां। और 15 अगस्त 2024 से वर्ष क्या चलेगा? 78वां। और ध्यान ये दीजिए कि 77 का अंक बनता है 5, और ये 5 क्या कर रहा है कि भारत के भाग्यांक जो है 8, वो उसका विरोधी है 5 का। और 5 का जब 8 विरोधी होता है, ये कौन है? बुध है, और ये कौन है? शनि है। तो जब ये इसका विरोधी होता है तो ये इसके साथ मिलकर विचलन पैदा करता है, जो है उसको वहां से हिला डुला देता है, विचलित कर देता है, अस्थिर कर देता है। अब आप खुद ही देखिए ना। अरे भाई, 10 सालों से नरेंद्र मोदी की, भाजपा की और एनडीए की सरकार चल रही थी ना, पूर्ण बहुमत से चल रही थी क्या कोई तकलीफ? स्थिर सरकार, किसी और के भरोसे बिल्कुल नहीं, स्थिर, विचलित नहीं, स्थिर। लेकिन ये 2024 का मालिक कौन है? 8। कौन सा 8? अगस्त का 8, वही 8।
तो ये जो 8 है, ये दोहरा 8, ये जब 77वें वर्ष में यानी कि 5 के अंक के साथ बैठा, ठीक है? तो 5 के अंक के साथ तो वैसे 15 अगस्त 2023 से बैठ गए, लेकिन अभी 2024 शुरू हुआ, 1 जनवरी वहां से प्रबल हो गया, तो 8 बैठा विचलन कर दिया। तो ये अच्छी खासी 10 सालों से पूर्ण बहुमत की चल रही मोदी सरकार को अस्थिर कर दिया। अब ये सरकार भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है, ये एनडीए की सरकार है। अस्थिर कर दिया ना, विचलन पैदा कर दिया, और यहीं से भारतीय राजनीति में बवंडर खड़ा हो गया, विचलन हो गया। हालांकि ये विचलन तो हम फिर बता रहे हैं आपको कि ये विचलन आरंभ हो गया था पीछे से ही। ये विचलन तो पीछे से ही आरंभ हो गया था भारतीय राजनीति में। इसलिए हम आपको ये बताना चाहेंगे कि इस विचलन के पीछे ठोस कारण क्या है। एक तो ये कारण है 77वें वर्ष का। अब इसके बाद में क्या है, अभी कयामत तो अब आने वाली है। क्या 15 अगस्त 2024 से भारत को लग रहा है स्वाधीनता का 78वां वर्ष। 78वें वर्ष में ध्यान दीजिएगा, ठीक है? 8 शनि और 7 केतु है। 8 7 का मित्र है, लेकिन जब शनि केतु का मित्र होता है तो उसको दुर्बल करता है, कमजोरी लाता है, खून पतला करना, वो कमजोर करता है। तो स्वाधीनता के 78वें वर्ष में क्या होगा, इस देश का अंदरूनी ढांचा कमजोर होगा, राजनीति का अंदरूनी ढांचा, और उसका योग कितना है 6। तो उसका योग 6, तो 6 का समीकरण अब तक तो हम कितना ही बता चुके हैं आपको, 7.5 8 मिनट हमने चर्चा की है। तो अब सोचिए कि ये 75वां साल देश की स्वाधीनता का, उसके बाद में 77वां, अभी फिर 78वां साल। प्रवीण तेवतिया जी स्वागत है, जय श्री राम, आनंद करें। अब ये 2 वर्ष, अरे ज्यादा दूर क्यों जाते हैं, अभी आप यहीं रहिए ना। ये 2 वर्ष जो है वह ऐसे होके जा रहे हैं कि भारतीय राजनीति में बवंडर ला देंगे। भाई देखिए, सबसे पहले बवंडर जो इस राजनीति का आया वो कहां आया था, वो आया था 76वें वर्ष में। 76वां वर्ष 4 का अंक होता है। 4 हमारे देश की स्वाधीनता के महीने अगस्त का घोर विरोधी है, वो इसका घोर, दोनों आपस में एक दूसरे के घोर विरोधी है। तो असल में ये बवंडर कहां से शुरू हो गया था, 15 अगस्त 2022 से। 15 अगस्त 2022 से शुरू हो गया था, ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद में ऐसी उठापटक हुई है कि कर्नाटक में जमी जमाई भाजपा की सरकार उखड़ गई, और पूर्ण बहुमत, विचलन वाली नहीं, पूर्ण बहुमत वाली आई। विचलन तो पूरा ही कर दिया, पार्टी बदल दी, कांग्रेस आ गई। उसके बाद आप इधर देखिए, क्या देखेंगे, इधर आप देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, तेलंगाना। चलिए, ये अभी हुआ है थोड़े समय पहले। लंबा अच्छा खासा कार्यकाल चला रही केसीआर के चंद्रशेखर राव की सरकार, विचलन आया और अपदस्थ हो गई। उसके बाद फिर देखिए 5 साल से लगातार पूर्ण बहुमत से भी बड़ा बहुमत लेकर सरकार चला रहे उसके पड़ोस वाले आंध्र प्रदेश वाले YSR वाले जगन मोहन रेड्डी। विचलन आया अंक 5 और 8 का, वो विचलित हो गई सरकार, हो गई, और ऐसी गई कि वहां पर पूर्ण बहुमत की सरकार आ गई। ध्यान दीजिएगा, पूर्ण बहुमत का मतलब हम कह रहे हैं कि अब जो विचलन के बाद नई सरकार आई है चंद्रबाबू नायडू की, वो सरकार ऐसी है कि 5 साल तो हिलने का नाम नहीं लेगी। लेकिन अब ध्यान दीजिएगा, हम आगे एक विषय लेंगे कि कर्नाटक में मुख्यमंत्री कब बदलने वाला है। ये विचलन जो है यहाँ क्या हुआ, पदस्थ सरकारों को अपदस्थ कर दिया। डॉक्टर प्रदीप साहू जी स्वागत है, जय श्री राम। हमने आपका प्रदीप जी कल जिक्र किया था, यहाँ चर्चा की थी लाइव में आपके नाम की, कल आप आए नहीं थे ना, इसलिए आप चूक गए। वो वीडियो देखिएगा कल वाला। तो अब ये विचलन का फिर विचलन, सबसे बड़ा झटका कहां लगा, सबसे बड़ा झटका लगा केंद्र में। 10 सालों से पूर्ण बहुमत, सॉलिड बहुमत, ठोस बहुमत की भाजपा की नरेंद्र मोदी सरकार अपूर्ण बहुमत में आ गई, अल्पमत में आ गई, और अल्पमत में रहकर एनडीए के सहयोगियों से सरकार बनी है। तो ये 77वां वर्ष 5 का अंक है, 78वां वर्ष 6 का अंक है। कम से कम इन अभी हम 1.5 सालों की तो बात ये करें कि अभी तो बवंडर और आना बाकी है। ध्यान दीजिएगा इस बात पर। अभी जब हम बात कर रहे हैं तो ये 8 का अंक चल रहा है 2024,
और 8 का अंक दक्षिण दिशा का है। दक्षिण, दक्षिण में महाराष्ट्र से दक्षिण शुरू हो जाता है भाई। महाराष्ट्र समेत आगे जो 6 राज्य है ना, ये दक्षिण के हैं। अब महाराष्ट्र में विचलन आना बाकी है। महाराष्ट्र में और कोई बड़ी बात नहीं है कि वहां पर महायुति यानी एनडीए की जगह इंडिया ब्लॉक यानी कि महाविकास अघाड़ी सरकार बना ले, जबकि अभी किसकी है? महायुति एनडीए की सरकार है। अच्छा, उसके बाद में ये देखिए कि पितरी अंकों वाली जितनी पार्टियां हैं उन सब में भयंकर समस्या आ गई है। पितरी अंकों वाली पार्टी है सबसे पहले तो केजरीवाल की पार्टी, और आप देखिए 15 अगस्त 2022 से वो पार्टी फंसी हुई पड़ी है। अब आप तनिक गिरफ्तारी की तारीखें नोट कर लीजिए, मनीष सिसोदिया जी की और संजय सिंह जी की। संजय सिंह जी बाहर आ गए हैं। और सत्येंद्र जैन जी की और अरविंद केजरीवाल जी की जो जेल जाने की तारीख है वो नोट करके देखिए, आपको पता चलेगा। प्रवीण तेवतिया जी कहते हैं योगी जी को निपटा लेंगे या ये दो गुरुजी। देखिए हम अगले 2-1 दिन में इस पर लाइव में बात करेंगे। प्रवीण जी आप आइएगा अवश्य, हम बात करेंगे इसी विषय पर यार, बाकायदा लाइव में पूरा एक लाइव इसी विषय पर करेंगे कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में अभी मुख्यमंत्री बने रहेंगे या हटा दिए जाएंगे, और हम ये कल ही करने वाले हैं। कल यही विषय रहेगा। तो वो जो अरविंद केजरीवाल जी के साथ साथ मनीष सिसोदिया जी और सत्येंद्र जैन जी और संजय सिंह जी बाहर आ गए, लेकिन इनका भी, इनकी जेल जाने की तारीखें लिख लीजिए 15 अगस्त 2022 से विचलन, क्योंकि ये 26 नवंबर को जन्मी है। पितृ अंक इसके खराब हो गए। हम इस पर भी एक लाइव करने वाले अगले 4-5 दिनों में कि आम आदमी पार्टी का भविष्य कितना और कैसा है, ये करेंगे, आप रहिएगा सब। और फिर पितृ अंक वाली भाजपा है। अब भाजपा में कितनी बड़ी उठापक, कैसे है पितृ अंक वाली? भाजपा का भाग्यांक 1 है और भाजपा का जो मासांक है वो 4 है। 6 अप्रैल 1980 4 है, तो 4 और 1 पितृ अंक है। पितृ अंकों वाली भाजपा। अब आप देख लीजिए अभी जो प्रवीण तेवतिया जी ने प्रश्न किया है ना, ये भाजपा से ही तो जुड़ा है। योगी आदित्यनाथ कौन? यूपी में सरकार किसकी? ये आज भी ऐसे हुआ। देखिए क्या हुआ, अभी पिछले कुछ समय से हो ये रहा है। उत्तर प्रदेश की 2 मिनट बात कर लेते हैं, बाकी तो अलग से लाइव करेंगे, कि मुख्यमंत्री को दोनों उप मुख्यमंत्री असहयोग कर रहे हैं। ये यहाँ मीटिंग बुलाते हैं, वो दिल्ली जाकर दूसरी मीटिंगों में बैठ जाते हैं। ये भाजपा में ही है ना उठा पटक। आज भी वो मिलने गए हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, मौर्य नहीं मौर्य। तो ये भाजपा में हो रहा है। अब आप अगर इसके साथ में देखें तो पितृ अंकों में ही पैदा हुई भाई बहुजन समाज पार्टी कब बनी? 14 अप्रैल। कांशीराम ने ये पार्टी 14 अप्रैल को बनाई थी। तो 1 और 4 पितृ अंकों वाली बहुजन समाज पार्टी का क्या हाल हो गया है, देख लीजिए। लोकसभा चुनाव में कितनी सीटें मिली? कितनी मिली? कुछ नहीं। किसी समय डंका बजता था, सिक्का चलता था बहुजन समाज पार्टी का, लेकिन नहीं। मित्र आज हमारे साथ रहिएगा। अब नवरात्रि पूरे हो चुके हैं तो हम 9:30 बजे बंद करने वाली बात नहीं है। हम बैठे हैं, लंबी बात करेंगे, आप भी हमारे साथ बने रहिए। सोनिया राठौड़ जी जय श्री राम, स्वागत है आपका। तो पितृ अंकों वाली बहुजन समाज पार्टी पर क्या आ गई है, और ध्यान दीजिएगा हम पीछे जाकर बात कर रहे हैं तो 15 अगस्त 2022 से अब तक की बात कर रहे हैं। इस साल तो बहुत ज्यादा हो गई उठापटक, इस साल और पिछले 6 महीनों में। तो बड़े ही मनोयोग से, बड़ी रुचि से, बड़े प्रेम से, बड़े अपनत्व भाव से मायावती जी ने अपने भतीजे आकाश आनंद को राष्ट्रीय समन्वयक, नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया था, उत्तर प्रदेश को छोड़कर। बीच चुनाव में हटाया, याद है ना आपको? नहीं है तो याद कर लीजिए, बीच चुनाव में हटा दिया पद से। ये राजनीतिक विचलन नहीं है क्या? है ना। उसके बाद में अगर आप इधर देखें, हमने एक चैनल को लाइव में कहा था, अब वही हो रहा है। देखिए उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। उत्तर प्रदेश में इस बार राष्ट्रीय लोकदल आरएलडी जैन चौधरी वाला एनडीए में भाजपा के साथ आया। संजय निषाद वगैरह आ गए, ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान, फलाना ढिकाना, अनुप्रिया पटेल, कुछ पहले से थे, कुछ और आ गए। लेकिन अब सब कुल बुला रहे हैं। आरएलडी तो मौका ताक रहा है, पता नहीं कब कूद कर वापस सपा के साथ चला जाए, क्योंकि जो सीटें जीत ली वो तो जीत ली, वो तो कोई छीन नहीं सकता। क्या ज्यादा से ज्यादा मंत्री हटा देंगे, जैन चौधरी को हटा दो,
वो फायदा देखेंगे, क्योंकि सपा ने इस बार बड़ा धमाल किया है, तो जयंत चौधरी को लगेगा कि हाँ साहब ऐसा है ना, अगले यहाँ चुनाव में सपा की सरकार आई, मैं उनके साथ रहा तो मैं उप मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। आदमी सोचने को स्वतंत्र है भाई। ये ओम प्रकाश राजभर कब कूद कर इधर से उधर चले जाए, कोई भरोसा नहीं है। अब ये राजनीति में विचलन कहाँ पैदा हो गया, ध्यान दीजिएगा, कहाँ पैदा हो गया है। यूपी में भी कुछ कुछ हो गया है एमएलसी चुनाव में। अब आगे आने वाले जो 10 विधानसभाओं के उपचुनाव है, यहाँ भी इनके बीच में कांग्रेस और सपा के बीच में खटपट चल रही है। कांग्रेस कह रही साहब हमने इतनी सीटें जीत ली, शायद 10 सीटें जीती, हमने इतनी जीत ली, अब हमें उपचुनाव में फला फला मिलनी चाहिए। सपा कह रही है नहीं देंगे। अब बिहार चलिए, वहां खींचातानी हो रही है। कल मुकेश सहनी जो वीआईपी पार्टी वाले हैं, विकासशील इंसान पार्टी, उनके पिताजी की हत्या कर दी गई बड़े निर्मम भाव से। प्रभु उनकी आत्मा को शांति दे। हम चाहते हैं हत्यारे जल्दी पकड़े जाए, दंडित तो। अब वहां भी खींचातानी चल रही है। कहा महागठबंधन में क्या चल रही है। अभी जो उपचुनाव हुए उसमें क्या था, रुपौली वाला आरजेडी की बीमा भारती हार गई। रुपौली पहले तो पूर्णिया में हारी वो पप्पू यादव से, अब यहाँ हार गई। पूर्णिया में पप्पू यादव निर्दलीय थे, लोकसभा में भी बीमा भारती निर्दलीय से आ रही है, और अभी विधानसभा में भी निर्दलीय से आ रही है। अब वहां बवाल मचा हुआ है, कांग्रेस के साथ खींचातानी आरजेडी की हो रही है। अब पंजाब आ जाए, पंजाब की राजनीति में क्या हो रहा है, पंजाब की राजनीति में खींचातानी हो रही है। ये पिछले साल भर में ज्यादा हो गई है, साल भर में। अब जम्मू कश्मीर चले जाइए, वहां कहने को इंडिया ब्लॉक में शामिल है महबूबा मुफ्ती की पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस अब्दुल्ला की, लेकिन वहां दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ी और अभी भी खिलाफ है। ये क्या विचलन है। ये पिछले ही हम अधिक से अधिक ले रहे हैं 15 अगस्त 2022, और पिछले साल 1.5 साल से ज्यादा है ये विचलन है। ये भारतीय राजनीति में इतना बड़ा विचलन आखिर आ क्यों रहा है। अब आप देखिए, असम में भाजपा का एक क्षेत्र रास्ता पूर्वोत्तर में, उसको इस बार चुनौती दे दी कांग्रेस ने। ये विचलन आ गया वहां पर। कितना बड़ा विचलन आया है अरुणाचल प्रदेश में कि वहां विपक्ष ही नहीं है, विपक्ष है ही नहीं वहां पर। शायद अरुणाचल प्रदेश में नहीं, सिक्किम में, सिक्किम में विपक्ष नहीं है, सारा कुछ इधर आ गया। अब आप इस बात को यूं देखिए कि हमने मध्य भारत की बात की, इधर की उधर की, और देखिए ये कितना बड़ा विचलन आया है। नवीन पटनायक पदस्थ हो गए, 24 वर्षों से लगातार मुख्यमंत्री, इस बार बन जाते, साल भर रह जाते तो भारत के इतिहास में सबसे लंबा कार्यकाल होता। पवन कुमार चामलिंग अभी सबसे ज्यादा है, वो शायद 25 वर्ष रहे थे। तो ये भारतीय राजनीति में इतना बड़ा विचलन अभी जो चल रहा है, तो ये जो आए हैं वो छोटे छोटे हैं, वो अलग अलग बम फूटे हैं। अभी आप बड़े बम फूटना तो ये देखेंगे भाजपा में क्या होता है। भाजपा में राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर भी बड़े बड़े बवाल मचने हैं, बड़ी बड़ी खींचातानियां होनी है राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर भी। अभी नहीं होनी है, 15 अगस्त के बाद होनी है, क्योंकि 15 अगस्त के बाद क्या होगा, 78वां वर्ष चलेगा स्वाधीनता का। तो शनि बैठा है केतु के साथ, 8 बैठा है 7 के साथ में, और बन क्या रहा है 6। ये जो त्रिकोण हम देखेंगे, त्रिकोण में ऊपर क्या बन रहा है, 78 का कुल 6। यहां से एक बड़ा खेल, और यहां से अब ये सिर्फ राजनीति पर बात कर रहे हैं, वरना और भी कई भविष्यवाणी हमारे पास करने को है। तो ये राजनीतिक विचलन हमने आपको बता दिया ना, कहां कहां जाएगा, महाराष्ट्र जाएगा। अब ये राजनीतिक विचलन, ये राजनीतिक विचलन जो है, अब अगले 1.5 वर्ष में, हम यहीं तक बात कर रहे हैं, आगे की नहीं कर रहे हैं, आगे के लिए फिर हम हैं और करते रहे। इस 1.5 वर्ष में बिहार में राजनीतिक विचलन आएगा। नीतीश बाबू और भाजपा सत्ता से बाहर हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, यही विचलन परिणाम देगा वहां। अंक 8 और 5, अंक 8 और 6, ये भी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को फिर झटका लग सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, केजरीवाल फिर से आ जाए वहां पर सत्ता में। और इधर हम देखें झारखंड में, तो झारखंड में चूंकि भारतीय जनता पार्टी पितृदोष वाली है, ये बात की ना हमने, मायावती भारतीय जनता पार्टी, तो पितृदोष वाली से सबसे ज्यादा झटके इस साल लगने, उसे अगले साल तो कम लगने हैं। अगले साल भी ज्यादातर कब तक लगने हैं, 20 फरवरी या 27 फरवरी, जब तक चलित में शनि है, अंक 8 है, और दिल्ली का विधानसभा चुनाव उसी बीच होना है। अब यहाँ एक बात को देखिए, ये भी 8 का वर्ष चल रहा है 2024, और 8 ही यहाँ विचलन पैदा कर रहा है 5 और 6 के साथ। तो आप देखिए अभी ये होने हैं जो झारखंड के चुनाव नवंबर में, अभी इसी साल 2024 में, वहां भाजपा को झटका लग सकता है। भाजपा और आजसू, ऑल झारखंड
स्टूडेंट यूनियन, उसका नाम है जी, सुदेश महतो जिसके अध्यक्ष हैं, वो दोनों मिलकर लड़ते हैं झारखंड में, ठीक है। तो वहां भाजपा को झटका लग सकता है, पितृदोष वाली भाजपा। अब अगर भाजपा ने अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष पितृ वरदान वाले व्यक्ति को चुन ले, वो चुन ले, ऐसा कर ले भाजपा, तो भाजपा को फिर भी लाभ हो सकता है। लेकिन हमें नहीं लगता कि जेपी नड्डा को अभी महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले हटाएंगे। हाँ, हरियाणा, ये हरियाणा में पितृदोष हम बहुत पहले कह चुके थे कि इस टाइम में मनोहर लाल खट्टर को इसी साल जाना पड़ेगा, और गए। अगर अभी नहीं जाते तो विधानसभा चुनाव के बाद तो अवश्य जाते। ये हमारा वीडियो आप देख लीजिएगा। अब हुआ क्या, हुआ ये कि मनोहर लाल खट्टर गए ना, और आप हमारा वो वीडियो देख लीजिए, उसमें ये भी कहा है कि मनोहर लाल खट्टर को केंद्र में या संगठन में कोई बड़ा पद मिल सकता है। मिल गया, केंद्रीय मंत्री बन गए। लेकिन पितृदोष वाली जो भाजपा है, ये भाजपा हरियाणा में हारने के कगार पर है। इसी साल वहां चुनाव है, महाराष्ट्र के साथ साथ हरियाणा में भी है। तो महाराष्ट्र में भी पितृदोष वाली भाजपा, और पितृदोष वाले भाजपा एनडीए सरकार के जो कप्तान है एकनाथ शिंदे। अब आप कहेंगे अच्छा ये बताइए, ये एकनाथ शिंदे पितृदोष वाले कैसे? पितृदोष का सबसे बड़ा लक्षण क्या है? वो ये है कि अपने ही पितृ व्यक्तित्व, गॉड फादर से बगावत करके, टूट फूट करके, अलग करके कोई आदमी आ जाए। अजित पवार पितृदोष वाले, वो तो है ही 22 जुलाई वाले। अजित पवार 22 जुलाई की, तो जो भारतीय राजनीति में विचलन है ना, ये अभी जो भी हुए, वो तो हम ये कह रहे हैं छोटे छोटे पटाखे हैं, फटाके नहीं, पटाखे। वो पटाखे कहाँ का छूटे? एक बहुत दूर, एक 20 किलोमीटर पर, एक 15 किलोमीटर पर, एक 50 किलोमीटर पर। लेकिन बड़े बड़े जो एटम बम जितने धमाके हैं आसपास, एक के बाद एक दहला देंगे पूरी भारतीय राजनीति को, वो तो अब होने हैं, अब होने हुए। कैसे? महाराष्ट्र में देखिए, मुख्यमंत्री कौन? एकनाथ शिंदे। अभी आपको बता दिया ना, वे पितृदोष वाले हैं, सरकार के मुखिया। 2 उप मुख्यमंत्री हैं, दोनों कौन? दोनों पितृदोष वाले। अजित पवार को तो वैसे भी समझ लीजिए कि चाचा की पार्टी, यानी पितृ व्यक्ति, गॉडफादर की पार्टी तोड़ कर आए हैं दूसरे तरीके से। ये बड़ा अजीब संयोग है, अद्भुत तो नहीं कहेंगे क्योंकि अच्छा नहीं है, बुरा है। अजीब संयोग है कि एकनाथ शिंदे सरकार में 2 उप मुख्यमंत्री हैं, और दोनों को दोनों एक ही दिन 22 जुलाई को पैदा हुए, और दोनों पितृदोष वाले हैं। और दोनों का पितृदोष कैसे है कि फडणवीस जो है वो सबसे कम उम्र के मेयर बने नागपुर के, उनके नाम विश्व रिकॉर्ड है। उनके पिताजी राजनीति में थे, बड़े राजनेता थे, बड़ा नाम था, तो उन्होंने उनके जूते में पांव डाला। लेकिन वो पिताजी के देहांत के बाद डाला, तो वो दोनों के बीच में खटपट नहीं हुई। और अजित पवार ने शरद पवार गॉडफादर के रहते ही उनकी पार्टी तोड़ी, दोनों 22 जुलाई के जन्म में। ये पितृदोष। तो हरियाणा, महाराष्ट्र, उसके बाद में कर्नाटक में मुख्यमंत्री कब बदलेगा वो भी हम आपको बताएंगे। यहाँ क्या हो गया अब देखिए, उड़ीसा में क्या हो गया, जिसको हम ओडिशा कहते हैं विधिवत। पूर्वोत्तर में क्या हो गया, अभी आपके सामने बिहार प्रतीक्षा कर रहा है, अगले साल नवंबर में बिहार होगा। हम अगले साल की भी बात कर चुके हैं। ये सारी चीजें जो है, और अगले साल के शुरू में दिल्ली है। तो ये सारी बातें हम जो कह रहे हैं, तात्पर्य क्या है? हमें कई मित्रों के संदेश मिले कि गुरुजी ये जो इतना बड़ा उठापटक का मामला चल रहा है भारत की राजनीति में, ये क्या है? तो हमारे मन में आया कि भैया यही बात रखते हैं, ये जो आपने देखा है तो बहुत छोटे छोटे नमूने हैं, असल में बहुत बड़ी बात तो आगे जाकर होनी है। इसी साल, अगले साल, प्रेम प्रकाश मांडन जी, मांडन है या मंडन है, जो हम आपसे क्षमा चाहते हैं कि MANDN का सही उच्चारण नहीं कर पा रहे, लेकिन प्रेम प्रकाश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राम। बहुत देर कर दिया आपने आने में, तो आज अभी हम बैठे हैं, अन्यथा अब तक तो जा चुके होते, लेकिन अब हम रोज ही लंबी बात करेंगे, तो आपका स्वागत है, बने रहिए। तो अब ये ध्यान दीजिएगा कि भारतीय राजनीति में जो विचलन आया है ना, ये विचलन समय समय पर आता रहेगा। अब आप कहेंगे कि भाई देखिए, पितृदोष वाली बात तो ठीक है, लेकिन ये जो कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में इतनी सीटें पार ली, उसके पीछे पितृदोष है या वरदान है? क्या है उसके पीछे? पितृदोष है लेकिन नहीं है।
अब आप कहेंगे ये गोल गोल बातें क्यों कर रहे हैं जलेबी जैसी, सीधे सीधे क्यों नहीं बताते? बिल्कुल बताते। देखिए, पुरुष जब मुखिया होता है ना, तो पितृदोष कई गुना हो जाता है। लेकिन ध्यान दीजिए कि जब पुरुष खुद पितृ वरदान वाला होता है, स्त्री अंकों वाला, तो फिर वो चीज जहर का इलाज जहर हो जाता है। अभी राहुल गांधी अगर होते ना कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो कांग्रेस की हालत इतनी अच्छी नहीं होती, बुरी ही होती। बल्कि हो सकता था कि 50 से नीचे आ जाती। 76 सीटें तो हमने दी थी कांग्रेस को अपने आकलन में, ये 99 हुई। लेकिन कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं वे स्त्री अंकों वाले 20 तारीख को जन्मे मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। इस बात पर शायद आपने गौर नहीं किया। तो विचलन हुआ ना कांग्रेस में। देखिए, विचलन का मतलब क्या होता है? विचलन का मतलब होता है जो, हाँ, मांडण, बिल्कुल स्वागत है। हम अंदाज यही लगाए हुए थे क्योंकि हम बरड़वा हैं, आप मांडण हैं, तो अपना गोत्र जो है वो सुथारों में ही आता है। मैं जातिवाद में विश्वास नहीं करता, लेकिन जिस जाति में जन्मा हूं मेरा गौरव है। वाद की बात अलग है, जाति से नहीं, जातिवाद से मैं दूर रहता हूं। स्वागत है प्रेम प्रकाश मांडण जी आपका। तो मित्रों, ये बात ध्यान दीजिएगा क्या कि देखिए, जैसे हम बात कर रहे हैं विचलन की, विचलन का मतलब एक, जैसे यहां है, जैसे ये फोन है, ये यहां है, ठीक है ना। अब इसे ऐसे यहां झटका मारा, इधर मारा, झटका मारा जोर का, ये विचलन पैदा हुआ। अब अगर इस फोन का बैलेंस सही है तो ये गिरकर भी टूटेगा नहीं। एक आदमी यहां खड़ा है, यहां से झटका, यहां से किसी तरह मारा, ये विचलन हुआ। अब वो आदमी उछलेगा, ये तो तय है। अब अगर उसके अंक अच्छे, अंक का मतलब उसमें कौशल है कि मैं गुलाची मारकर, कलाबाजी खाकर जमीन पर टिक जाऊं, तो ये गिरकर भी नहीं गिरेगा। गिरेगा लेकिन वैसे नहीं गिरेगा कि सिर फूट गया, टांग टूट गई, हाथ टूट गया। बिल्कुल ऐसे सीधा खड़ा होगा। कलाबाजिया ये होते हैं किसी भी व्यक्ति के गुरुत्व अंक। और जब गुरुत्व अंक या स्त्री अंक साथ देते हैं तो विचलन उसे हानि नहीं पहुंचा सकता। लेकिन नवीन बाबू, नवीन पटनायक के स्त्री अंक खराब थे, दाम्पत्य नहीं है ना। नरेंद्र मोदी के स्त्री अंक खराब, नतीजा क्या हुआ? 240 पर अटक गए। योगी आदित्यनाथ के स्त्री अंक खराब है, दाम्पत्य नहीं है ना, पत्नी नहीं है। नरेंद्र मोदी जी के पत्नी है लेकिन दाम्पत्य नहीं है, तो वो स्त्री अंक खराब। तो योगी आदित्यनाथ को देख लीजिए, मुश्किलें और कहां से आ रही है, ये हम उस वीडियो लाइव में बात करेंगे सर। कहां से? निकट के लोग, पार्टी वाले, स्त्री अंक खराब है। तो इसलिए क्या होता है कि ये जो सारी चीज है, ये इस बात पर निर्भर करती है कि भारतीय राजनीति में अब आप और क्या क्या देखने वाले हैं। अब हम आपसे आपकी फरमाइश तो नहीं पूछ रहे कि बताइए, वो जैसे जिन्न कहता है ना, बोलो बच्चा क्या चाहते हो, हम भी कहें बोलिए भारतीय राजनीति में और क्या क्या विचलन चाहते हैं। तो क्षमा कीजिएगा, हम ऐसे नहीं करेंगे आपसे, क्योंकि विचलन भारतीय राजनीति में कभी भी अच्छा नहीं रहा, कभी भी अच्छा नहीं रहा। हाँ, विचलन के बाद जो कलाबाजी खाकर यूं सीधे आके खड़े हो गए वो अच्छा रहा। वो 2014 में रहा कि मनमोहन सिंह के 10 साल की विदाई के बाद में नरेंद्र मोदी आए, विचलन उनके भी आया, वो गुजरात से फेंके गए, लेकिन दिल्ली आकर वो सीधे खड़े हो गए, चित नहीं हुए। अगर चित हो जाते तो सरकार किसी और की बनती, लेकिन वो खड़े हो गए। ये बहुत कम होता है। लेकिन ये विचलन जो है, ये किसके लिए बुरा रहा? मनमोहन सिंह जी के लिए। मनमोहन सिंह जी के लिए क्यों बुरा रहा? क्योंकि वो स्त्री अंक वाले थे, और विचलन का अंक जो होता है 1 और 4 होता है, वो 26 सितंबर वाले थे, तो 26 का अंक 8 बनता है। 8 अंक 1 और 4 के साथ यूं बनाता है, ये इसका विरोधी, ये इसका विरोधी, 4 माइनस, बहुत बुरा होता है। देख लीजिए, मनमोहन सिंह जी का जब विचलन उन्होंने पैदा किया तो अटल जी स्त्री अंक खराब थे। क्या थे वे? अविवाहित। योगी आदित्यनाथ नहीं। अटल जी, उम्मीद थी क्या किसी को कि अटल जी की सरकार 2004 में नहीं आएगी? नहीं आई। तो ये जो अब भारतीय राजनीति में विचलन देख रहे हैं, इस विचलन के कारक देखिए। अमित शाह जी, अमित शाह 22 अक्टूबर। अब आप इस बात को देखिए कि वही हो गया ना अंक, फडणवीस और अजित पवार की तरह पितृदोष का अंक है। तो इसीलिए बहुत सी ऐसी बातें हैं
कि जो भारतीय राजनीति में अभी होने वाली है, आप एक थोड़ा सा कल्पना कीजिए, अगर आपको हमारी भविष्यवाणी पर विश्वास नहीं तो कल्पना कीजिए कि महाराष्ट्र में सरकार फिर उद्धव ठाकरे और शरद पवार और कांग्रेस की आ गई, क्या ये विचलन नहीं होगा बड़ा? आप तनिक कल्पना करके देखिए कि भाजपा हरियाणा में फिर या तो सरकार ही खो देती है या फिर किसी के साथ मिलकर लूली लंगड़ी पिछली बार की तरह सरकार बनाती है, तो क्या ये विचलन नहीं होगा? आप थोड़ा सा कल्पना करके देखिए कि झारखंड मुक्ति मोर्चा एक बार फिर से सरकार बना ले, चाहे सहयोग से बनाए, अकेले ना बना पाए। बिहार में नीतीश बाबू की जगह तेजस्वी की सरकार बन जाए, वो महागठबंधन की बन, ये सब क्या विचलन नहीं होंगे? और जिस ममता बनर्जी का स्त्री होने के बाद भी पुरुष अंक बढ़िया था, वो ममता बनर्जी 29 सीटें ले आई 42 में से। और हमने कहा था पश्चिम बंगाल में 42 कुल सीटें हैं लोकसभा की, उनमें से 29 मिलेगी तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी को और 13 मिलेंगी भाजपा को। मित्रों, आपको खुशी होनी चाहिए कि आपके इस मित्र की भविष्यवाणी इतनी सही रही कि ममता बनर्जी और उनकी पार्टी को ठीक ठीक 29 सीटें मिली, जितनी हमने कही। हाँ, भाजपा को 1 सीट कम मिली। हमने भाजपा को 13 कहा था, भाजपा को 12 सीटें मिली। तो वो ममता बनर्जी के क्या स्त्री हैं खुद, लेकिन पुरुष अंक बढ़िया है। अब आप पितृदोष वाले नहीं। और अब आप इधर देखिए मायावती के क्या है? मायावती का खुद का जन्म 14 जनवरी का है, पार्टी के पितृदोष, खुद के पितृदोष। ममता बनर्जी कितना शानदार प्रदर्शन किया ममता बनर्जी ने। उद्धव ठाकरे का 27 जुलाई है, पितृदोष वाले नहीं है। और शरद पवार 12 दिसंबर वाले, बृहस्पति है, 3 अंक, दोनों ने मिलकर नैया ऐसी पार लगाई कि 48 में से 31 सीटें ले गए। हमने भी इन्हें 21 दी थी, 31 नहीं दी थी, 21, 10 सीटें उससे भी ज्यादा लाए। ये क्या है? जैसे हमने कहा ना, पितृदोष में विचलन पैदा होता है। विचलन क्या करता है? उछाल देता है। लेकिन जिनमें भाग्य की प्रबलता होती है, स्त्री अंक अच्छे होते हैं या बृहस्पति, वो यूं आके कलाबाजी से खड़े हो जाते हैं, ऐसे स्टैंड करते हैं। बाकी लोग चित पट, सिर फूटा, टांग टूटी, सरकार गई, पार्टी गई, ऐसे होता है। अब आप देखिए, के चंद्रशेखर राव की सरकार गई, अब उनकी पार्टी के एमएलए और एमएलसी भी छोड़ छोड़कर भाग रहे हैं, राज्यसभा सदस्य भी छोड़कर भाग गए, पार्टी भी टूट रही है। तो ध्यान ये दीजिएगा कि भारतीय राजनीति में चारों तरफ ऐसे ऐसे गर्दन घुमा के देखिए आप, पीछे भी, सिर्फ आगे नहीं, पीछे भी। तो जितनी तरफ आपको जो जो विचलन दिखाई दे रहा है, जितनी तरफ, वो सब का सब विचलन बड़ा ऐसा है कि नमूना है, सैंपल है। जैसे हम चीनी वाले के पास जाते हैं, चीनी चखाओ, तो थोड़ी सी देख के चखाता, ये चखाना है। सोचिए अब क्या होगा। भारतीय राजनीति का विचलन बड़ा विचित्र है। और एक और है, ये ऐसा नहीं है कि सरकारें आएंगी जाएंगी। अभी जब हाँ, यहाँ जो भी मित्र मौजूद है जो ये वीडियो देखेंगे, उन सब से कहते हैं कि कल हम बात करने जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बचेगी या जाएगी, यानी योगी मुख्यमंत्री बने रहेंगे या जाएंगे। और उसके बाद परसों तरसों नरसों में हमारे जो विषय है वो आपको एक बार हम बता दें। एक तो हम ये विषय लेंगे कि मणिपुर वाला उपद्रव कब शांत होगा। मणिपुर वाला साल भर से ज्यादा हो गया, योगी वाली बात आएगी। दूसरा मिलेंगे आम आदमी पार्टी का भविष्य क्या है अब। फिर हम ये लेंगे कर्नाटक में मुख्यमंत्री बदलेगा क्या, अगर हाँ तो कब। फिर ये लेंगे कि भाजपा पर क्या संकट आ गया है क्या कोई, भाजपा में इतनी उठापटक की बातें वगैरह क्यों हो रही है। और एक हम लेंगे अमित शाह वर्सेज योगी आदित्यनाथ, अमित शाह बनाम योगी आदित्यनाथ, क्या रहेगा इसका परिणाम। ये 6 विषय हमारे कल से एक के बाद एक 6 दिनों में लगातार ये हम लेंगे। हमारे साथ रहिएगा आप। आपको ये हम दावे के साथ कह सकते हैं कि जो विश्लेषण इनसे संबंधित हम आपको प्रस्तुत करेंगे, जो भी विश्लेषण, वो निश्चित रूप से अनूठा होगा। और आपने अंक ज्योतिष का ऐसा विश्लेषण कभी नहीं देखा होगा, पक्की बात है। तो मित्रों, ध्यान दीजिएगा, ध्यान ये दीजिएगा कि अभी जो मोदी जी को केंद्र में रखकर उठापटक होनी है, वो तो उसकी बात तो हम करने से अभी तक बच ही गए, वो तो अब कर रहे हैं। मोदी जी को, मतलब समझ रहे हैं ना आप, नरेंद्र मोदी जी को केंद्र में रखकर जो उठापटक होनी है, जैसे भाजपा में अब जो उठापटक होनी है, उसमें ये बड़ी बात होगी कि मोदी के बाद कौन। ये नहीं कि मोदी जी के बाद प्रधानमंत्री कौन बनेगा, ये कि मोदी के बाद सरकार में, पार्टी में नंबर 2, सरकार में नंबर 2 कौन। फिलहाल तो अमित शाह है, 10 वर्षों से तो, 10 नहीं 5 वर्षों से, पिछले 5 वर्षों में अमित शाह सरकार में नहीं थे।
पार्टी संभाल रहे थे। तो यहाँ भी मोदी जी केंद्र में। फिर ये आएगा कि साहब फलां जगह जो है मुख्यमंत्री बदला गया है या मुख्यमंत्री घोषित किया गया है, उम्मीदवार प्रत्याशी, वो फिर आएगा, ये सब मोदी जी ने करवाया, फिर मोदी केंद्र में। और उत्तर प्रदेश में जो अभी और बढ़नी है चर्चाएं, आज अभी हम बात कर रहे हैं लगभग कितना बज गया है भाई, 9:51, 52वां हो रहा है आज, यानी कि 16 जुलाई 2024 मंगलवार को। तब तक अभी भी वो बैठकें वगैरह चल रही हैं। ये तो हम कल बताएंगे कि यूपी में मुख्यमंत्री बदलेगा या नहीं बदलेगा, लेकिन ये जितने भी इन सब के पीछे नाम क्या आ रहा है, मोदी जी की पसंद, मोदी जी चाहते हैं, मोदी जी नहीं चाहते, ये सब। तो नरेंद्र मोदी इन सब के केंद्र में क्यों रहेंगे, तो क्यों रह रहे हैं? क्योंकि नरेंद्र मोदी के लिए पिछले 29 अगस्त से समय खराब आरंभ हो गया। देखिए, असल बात यह, नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन 29 अगस्त 1949 का है। ये जो 17 सितंबर 1950 वाला ले रहे हैं ना, जो भी लोग, आप में भी कोई है तो वो दिमाग से निकाल दें, वो इंटरनेट पर उपलब्ध है, कागजों में जो है वो असली वाला नहीं है। तो पिछले 29 अगस्त से नरेंद्र मोदी जी के लिए खराब वक्त शुरू हुआ है, और यह खराब वक्त चलेगा कम से कम 4.25 साल, मई जून 2027, और अगर 3.5 साल भी माने तो भी मार्च तक आ जाइए, क्योंकि आखिरी 4-5-6 महीने थोड़े हल्के होंगे, मार्च 2027 तक का। और वैसे ये समय चलेगा जुलाई अगस्त 2027 तक। बहुत बुरा हुआ है। इसी बुरे समय ने विचलन पैदा किया भारतीय राजनीति में। इससे बड़ा विचलन देखने को नहीं मिलेगा कि 10 वर्ष की स्थायी सरकार, एक ही आदमी की धाकड़ सरकार के बाद जाकर इतना विचलन उस आदमी को कि पूर्ण बहुमत भी नहीं मिले। ये सब समय की बलिहारी है। इसमें दोष मोदी जी का भी नहीं है, दोष भाजपा का भी नहीं है, दोष वोटर का भी नहीं है, दोष कांग्रेस का भी नहीं है, दोष अगर माना जाए, हालांकि नहीं है, समय का भी, लेकिन फिर भी अगर दोष किसी को दे तो समय को दे सकते हैं कि वक्त बदल गया, समय बदल गया, अंतरिक्ष में सितारों की स्थितियां बदल गई। इसलिए मित्रों, हम रोज लगभग इतनी बात तो करेंगे, 50-55 मिनट, किसी दिन 1 घंटा भी बात करेंगे। तो रहिएगा हमारे साथ। और आज हमें लगता है कि हमने व्यापक चर्चा की, पर्याप्त चर्चा की है। हाँ, एक बात और करनी पड़ेगी, वो हम करेंगे मध्य प्रदेश की। देखिए, राजस्थान में विचलन हुआ तो अशोक गहलोत सरकार गई, ठीक है। अब अशोक गहलोत तो हैं ही स्त्री पितृ वरदान वाले, स्त्री पितृ दोष दोनों बैलेंस करते हैं इनके यहाँ। इन पर हमने 10 जून 2010 को हमारा एक अखबार आता था, तब हमारे ब्लॉग पर मिल जाएगा, ये आपको आलेख, पोस्ट मिल जाएगा, बहुत लंबा पोस्ट है। टैबलॉइड अखबार में 2 पृष्ठ इतना लंबा आलेख है, वो पढ़िएगा। अब ध्यान दीजिएगा, खराब पुरुष अंकों वाली स्त्री वसुंधरा जी नहीं बन पाई, लेकिन बगल वाले राज्य में देखिए, बगल वाले राज्य में मुख्यमंत्री पद पर जिसने जितवाया, विजय दिलवाई, 5 मार्च वाले, नामांक 5, भाग्यांक 5, मूलांक 5, शिवराज सिंह चौहान के विचलन कैसा आया, वो झेल नहीं पाए। ये शिवराज सिंह चौहान यहाँ, ये विचलन आया यहां से, ऐसे ऐसे ऐसे, तो वे झेल नहीं पाए, पद से विचलित हो गए। हालांकि अंत में जाते जाते उनके क्या है, 5 मार्च है, ध्यान दीजिएगा, मार्च का मतलब अंक 3, और 21 फरवरी से 20 मार्च चलित का अंक भी 3। तो बृहस्पति ने नीचे जाकर यहाँ ये उछले ना ऐसे, तो गिरने, सिर के बल पर गिर के सिर फूटने नहीं दिया, टांगे टूटने नहीं दी, यहाँ लाके स्टैंड कर दिया, यानी फिर से पद पर आ गए और केंद्र में कैबिनेट मंत्री बन गए। वो बृहस्पति, हम बार बार कह चुके हैं, बृहस्पति के कारण ऐसा होता है, अंक 3 के वो संभाल लेता है। अगर वो नहीं होता ना, 5 मार्च, मार्च का अंक, मार्च का महीना और चलित का अंक 3, तो ये भी यहां से उछले और यहां पढ़ते और कहीं वनवास निकाल रहे होते। ये जो चीज देखने वाली है कि राजनीति में विचलन क्यों आया है भारत की। ध्यान दीजिएगा, हमने भारत में इंडिया शब्द के अंक लिए थे 3, वो आपको बताए, और उसके अलावा यह भी बताया था कि भारत की स्वाधीनता का वर्षांक 1947 का 3 बनता है। वो 3 जो बृहस्पति है, देखिए आप भी हमसे कई बार प्रश्न करते हैं, कई और मित्र भी बार बार पूछते, भारत विश्व गुरु कब बनेगा। अब कभी नहीं कहते आर्थिक गुरु, सैन्य गुरु, नहीं, विश्व गुरु, गुरु, और वो भी विश्व, यानी बृहस्पति की प्रधानता अंक 3 की।
3 की प्रधानता कब आएगी? जब इंडिया शब्द विलुप्त कर दिया जाएगा, भारत रख लिया जाए, हिंदुस्तान रख लिया जाए। इंडिया शब्द विलुप्त करने से क्या होगा? आप कहेंगे अरे तो 3 अंक कट गए। अरे भाई 3 अंक कटने से 6 और 3 के बीच वाली टक्कर तो समाप्त हो गई ना। टक्कर समाप्त होने से अब हमें सारी जो मेहनत करनी हो किसको ध्यान में रखकर करनी है? भारत को। अब शुक्र जो है वो 3 के साथ उसका घोर विरोधी तो नहीं होगा, -2 तो नहीं मिलेंगे ये। तो अब वो जो गुरु वाली बात है, वो ही गुरु अंक 3 अच्छा है, इसीलिए बच गए। कौन बच गए? शिवराज सिंह चौहान बच गए। मनोहर लाल खट्टर यहां से विचलित हुए, यहां से विचलन हुआ, यहां से उछले, हरियाणा से उछल के यहां दिल्ली में ऐसे स्टैंड कर गए उसी अंक 3 यानी बृहस्पति के कारण। ये सोचने वाली बात है, ये मामूली बात नहीं है। इस देश में 15 अगस्त 2022 से भयंकर राजनीतिक विचलन आरंभ हुआ है और ये राजनीतिक विचलन जैसा हम कह चुके हैं आपको अभी और देखने को मिलेगा। कितना? दिसंबर 2025 तक देखने को मिलेगा और बड़े-बड़े विस्फोट होंगे इसमें। इस विचलन में केंद्र सरकार में भी विस्फोट हो सकता है। 2 बार नहीं तो कम से कम 1 बार तो मंत्रिमंडल पुनर्गठन हो सकता है। बड़े-बड़े नाम अंदर बाहर किए जा सकते हैं, वो भी राजनीतिक विचलन है। उसमें कई लोगों का राजनीतिक करियर ही खत्म हो जाएगा। याद कीजिए 7 जुलाई 2021 को जब मंत्रिमंडल पुनर्गठन हुआ था, मोदी सरकार का पुनर्गठन पहला और अंतिम शपथ के बाद, तो उसमें क्या हुआ था? रविशंकर प्रसाद के साथ में डॉक्टर हर्षवर्धन, रमेश पोखरियाल निशंक, संजय धोत्रे, इन लोगों को हटाया गया था। रविशंकर प्रसाद के अलावा, प्रकाश जावड़ेकर के अलावा और कोई मैदान में नहीं है। संजय धोत्रे का टिकट काटकर बेटे को दे दिया, अनूप को। डॉक्टर हर्षवर्धन रिटायर करके घर बिठा दिए गए। रमेश पोखरियाल निशंक का हरिद्वार से टिकट काटकर वहां पर रावत को दिया गया, निशंक को घर बिठा दिया। तो ध्यान ये दीजिएगा क्या कि ये जो हमारे अंक 3 की प्रधानता है, ये 3 की प्रधानता अभी तो बहुत लंबी चौड़ी पारी खेलेगी और उन लोगों को, ये जो मोदी सरकार में दिसंबर 25 तक में कम से कम एक ऐसा मंत्रिमंडल पुनर्गठन हो सकता है। तो उसमें कहा ना हमने, कई चेहरे अंदर बाहर होंगे जिनमें से कुछ एक का तो राजनीतिक करियर ही समाप्त हो जाएगा, उन्हें राजनीति में अंतिम विदाई मिल जाएगी। ये ध्यान देने वाली बात है। और ये राजनीतिक विचलन इतना बड़ा होगा कि अभी तो कुछ छोटे दल एनडीए छोड़कर भी भाग सकते हैं और आपको बार बार ऐसी खबरें आने को मिलेगी कि इंडिया का ये जो दल है वो इधर एनडीए में आना जा रहा है, आ रहा है, आ जा रहा है, कल रहा है, परसों आ रहा है। विचलन विचलन और एनडीए का ये छोड़ के उधर जा रहा है। अभी नीतीश जाने वाले, अभी चंद्रबाबू जाने वाले हैं, अभी ये जाने वाला, अभी वो जाने वाला है। कभी आपको ये सुनने को मिलेगा शिवसेना उद्धव वापस भाजपा के साथ आ रहे हैं, अकाली दल वापस भाजपा के साथ आ रहा है। ये भी आपको सुनने को मिल सकता है कि वाईएस जगनमोहन रेड्डी हैं, वो चाहे औपचारिक नहीं आए लेकिन फला फला पर भाजपा का साथ चाहते हैं। ये सब चीजें विचलन की ही श्रेणी है। अब इसमें लाभ वही उठा पाएगा जिसके साथ में उसका अंक 3 यानी कि अंक 3 माने बृहस्पति अच्छा होगा। बस ये ध्यान दीजिएगा। इसीलिए मित्रों, ये आज हमने इतना विस्तार से सारी चर्चा की है और हम चाहते हैं कि आप इस चर्चा का लाभ उठाएं। और हाँ, आप हमसे किस किस विषय पर बात करना, हमसे सुनना चाहते हैं, वो आप लिखिए अपनी राय में। हमें जो संदेश मिले हैं व्हाट्सएप पर कई मित्रों के, उन्हीं में से ये विषय जो हमने हैं वो चुने हैं। आप राय दीजिएगा कि आप और क्या चाहते हैं, किस विषय पर बात करना चाहते हैं। हम आपके राय के अनुसार ही विषय चुनेंगे, ये हम आपसे एक वचन देते हैं। और भी हम भी अपनी तरफ से विषय लाएंगे। मित्रों, दूसरी बात ये आपको ध्यान है ना कि जो जैसे अभी हमारे यहाँ मुकेश कुमार सोलंकी जी ने एक प्रश्न किया था, तो हमने उनसे वादा किया है कि हर महीने के अंतिम रविवार को जो हम लाइव करेंगे उसमें ऐसे प्रश्नों का निःशुल्क उत्तर दिया जाएगा। वैसे तो देखिए हम व्यावसायिक रूप से करते हैं पूरी तरह काम, भाई अपना पूर्णकालिक कार्य है, कॉलेज की प्रोफेसरी छोड़कर बैठे हैं, है ना। तो इसीलिए, लेकिन वो जो हर महीने का अंतिम रविवार उसको जो हम लाइव करेंगे 9 बजे से 10 बजे तक तो लगभग चलाएंगे ही चलाएंगे। तो उसमें आप प्रश्न लाइए, लेकिन ध्यान रखिएगा पहली बात, नेहा शर्मा, जय श्री राम, जय श्री राम, खूब आनंद करो।
तो देखिए ऐसा है कि उसमें क्या है, प्रश्न आपको कैसे लाना है, प्रश्न अपने आप से संबंधित लाना है। हाँ, अगर कोई ऐसा आपका परिजन, आपकी पत्नी, आपके पतिदेव, आपकी बिटिया, आपका बेटा, बस यहीं तक, या आपके माता-पिता या सास-ससुर, यहीं तक। इनमें से अगर कोई अशक्त है, अपने बारे में प्रश्न पूछ नहीं सकता, तो आपको छूट है, उनकी तरफ से आप प्रश्न पूछ सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, आप ये सोच के किसी और का, मित्र का, सखी का, सहेली का, दोस्त का पूछ लें कि गुरुजी को कौन सा पता चलता है किसका, और कह देंगे कि मेरा ही है, तो ध्यान रखिएगा, झूठ बोलकर ब्रह्मास्त्र चलाने की भी शिक्षा कर्ण ने परशुराम जी से ली थी। लेकिन जैसे ही पता चला झूठ बोलकर लिए, तो उन्होंने श्राप दिया और युद्ध में वही कारण कर्ण की मृत्यु का बना। तो झूठ बोलकर ज्योतिषी से परामर्श और डॉक्टर से दवा कभी नहीं लेनी चाहिए। प्रश्न आपका हो, अपने बारे में हो, हाँ, एक ही हो, सटीक और संक्षिप्त। जैसे कोई कह दे कि गुरुजी मुझे कौन से क्षेत्र में, या मेरी मॉडलिंग में रुचि है, जाऊं क्या, मेरा जॉब नहीं लग रहा है, मेरा मकान नहीं बन रहा, मेरी शादी नहीं हो रही है, सोलंकी जी ने पूछा मुकेश जी ने कि मकान कब तक बन जाएगा। इस तरीके से सटीक प्रश्न होना चाहिए। ठीक है, हाँ, आप उसमें ये भी कर सकते हैं, आप ये कहें मेरा ये नाम है, थोड़ा गणना करके बताइए, ठीक है क्या, आप ये टेलीफोन नंबर लेना चाहता हूँ, ठीक है, कौन से अंक वाला लूं, मेरी जन्म तारीख, ये सब ठीक है, ये चलेंगे। और ये सब आप तभी कर पाएंगे ना, प्रश्न तभी पूछ पाएंगे कि जब आपने ये चैनल सब्सक्राइब किया हो। तो अगर आप देख रहे हैं लेकिन आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कर लीजिए, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब अगर आप कर लेंगे ना, तो ऐसी अवस्था में क्या होगा, रवि बुले जी, अरे आप इतने सजग पत्रकार, सामाजिक व्यक्तित्व, फिल्मकार हैं, और आपने इन शब्दों में लिखा है कि बहुत शानदार लाइव, आनंद आ गया, बहुत बधाई आपको, इसे जारी रखें। बिल्कुल रवि जी, आपसे वायदा है, और हमारे यूट्यूब पर इस तरीके से आने में और नियमित रूप से मेहनत करने में आपका बहुत बड़ा सहयोग है रवि जी। तो बस आप अपना सहयोग बनाए रखें, शेष मित्र भी अपना सहयोग बनाए रखें, तो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। तो मित्रों, ध्यान रखिएगा, ये चैनल सब्सक्राइब करने के बाद ही यहाँ टिप्पणी की जा सकेगी। तो आज तो अब आपसे विदा लेनी ही पड़ेगी भाई। हर जो एक फसाना होता है, उसका एक खात्मा भी होता है, पूरी भी होती है हर कहानी। तो आज की कहानी बस यहीं खत्म करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मैं लक्ष्मी पुत्र डॉक्टर कुमार गणेश अब आपसे विदा चाहूंगा। आज के आनंद की जय। शुभ रात्रि। जय श्री राम।